पूर्वी एशिया में शक्ति का संतुलन बदल गया है और यह बदलाव चीन, उत्तर कोरिया या रूस को पसंद नहीं आएगा। जापान ने हाल ही में 2 नई पूरी तरह स्वदेशी मिसाइलें तैनात की हैं, जिससे उसकी पहुंच और जवाबी हमले करने की क्षमता बढ़ी है। इनकी तैनाती का मतलब है कि समुद्र और जमीन के बड़े हिस्से जो पहले केवल जापान में तैनात अमेरिकी बलों की पहुंच में थे, अब पूरी तरह से जापान के निशाने पर है। क्षेत्र में यथास्थिति अब जापान के पक्ष में बदल गई है, शायद हमेशा के लिए। यहाँ इन 2 नए मिसाइलों की पूरी जानकारी है और क्यों चीन, उत्तर कोरिया और रूस इनकी तैनाती से इतने चिंतित है। ये थोड़ा भ्रमित करता है कि दोनों नई मिसाइलों का नाम टाइप 25 है। टाइप 25 सतह से जहाज पर हमला करने वाली मिसाइल और टाइप 25 उच्च गति से ग्लाइड करने वाला प्रक्षेप्य। यह नामकरण जापानी हथियार नामकरण नीति की एक खासियत है। नई वस्तुएं उसी वित्तीय वर्ष के अनुसार नामित होती हैं जिसमें वे सेवा में आईं। इन दोनों नई मिसाइलों को औपचारिक रूप से 31 मार्च 2026 को तैनात किया गया था, जो जापान के 2025 वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन था। हालांकि दोनों विशिष्टताओं और क्षमताओं में अलग है, फिर भी दोनों का नाम टाइप 25 है। इन दोनों नए सिस्टम्स को खास तौर पर उल्लेखनीय बनाने वाली बात यह है कि ये जापान की पहली स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ मिसाइलें हैं और पहली बार इन्हें सक्रिय इकाइयों में तैनात किया गया है। सच कहे तो टाइप 25 सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइल यानी SSM वास्तव में टाइप 12 मिसाइल का अपग्रेड है। मिसाइल के नाम और जापानी नामकरण परंपरा को देखते हुए आपको लग सकता है कि टाइप 12 को 2012 या 2013 की पहली तिमाही में पेश किया गया था। हालांकि इसका विकास 2012 में पूरा हुआ। इसे 2015 में ही सेवा में शामिल किया गया। हम इसे जापानी नामकरण की विचित्रताओं में जोड़ देंगे। टाइप 12 ट्रक पर लगने वाली एंटी शिप मिसाइल है, जिसे मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने विकसित किया। यह पुरानी हो चुकी टाइप 88 SSM का उन्नत संस्करण भी है। जैसा कि नाम से पता चलता है, टाइप 88 को 1980 के दशक के अंत में पेश किया गया था। टाइप 12 के उन्नयन में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी INS और मिड कोर्स GPS गाइडेंस जैसी आधुनिक क्षमताएं जोड़ी गईं। बेहतर टेरेन, कंटूर मैचिंग और टारगेट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सटीकता काफ़ी बढ़ी है। खरीद आदेशों के अनुसार लगभग 50 टाइप 12 सिस्टम तैनात किए गए होने का अनुमान है। बाद में टाइप 12 का एक शिप लॉन्च वर्जन, जिसे टाइप 17 SSM-2 कहा जाता है, 2017 में पेश किया गया था। जापान के माया क्लास विध्वंसकों पर तैनाती के लिए बनाए गए इस सिस्टम ने भूमि आधारित टाइप 12 की रेंज को दुगना कर लगभग 250 मील तक पहुंचा दिया। अब टाइप 25 ने रेंज बढ़ाकर लगभग 620 मील कर दी है, जो टाइप 12 से करीब 5 गुना ज़्यादा है। और यही बात है जिसने चीनी और उत्तर कोरियाई सेनाओं को सतर्क कर दिया है। पहली बार जापान के पास अपनी असली स्टैंड ऑफ क्षमता है। यूक्रेन द्वारा स्थानीय रूप से बनाए गए फ्लेमिंगो, नेपच्यून, FP7 और FP9 मिसाइलों के विकास ने उसे रूस के खिलाफ लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ स्ट्राइक के लिए स्टॉर्म शैडो या स्कैल्प जैसी पश्चिमी प्रणालियों पर निर्भरता से मुक्त कर दिया। अब जापान के पास भी वही लचीलापन है। जैसा कि हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, आने वाले वर्षों में ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तकनीकी रूप से मिसाइल को स्टैंड ऑफ हथियार तब कहा जाता है जब उसकी रेंज 90 मील से ज़्यादा हो। इस रेंज में मिसाइल अधिकांश दुश्मन वायु रक्षा प्रणालियों की प्रभावी पहुंच से बाहर लॉन्च हो सकती है। तकनीकी रूप से टाइप 12 एक स्टैंडोक मिसाइल है, लेकिन चीन की वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों को देखें तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल, चीन की रूसी S-300 प्रणाली और घरेलू रूप से बनी HQ-15 समकक्ष प्रणाली की प्रभावी रेंज लगभग 124 मील ही है और HQ-9 की रेंज लगभग टाइप 12 के बराबर ही है। हालांकि चीन की HQ-22 प्रणाली की रेंज लगभग 105 मील है। इसकी रूसी S-400 की अधिकतम रेंज लगभग 250 मील तक पहुंचती है और इसकी HQ-19, जिसे अमेरिका की थाड़ के दीर्घ दूरी के समकक्ष के रूप में बनाया गया है, लगभग 1864 मील है। इन तीनों प्रणालियों की तुलना में टाइप 12 स्टैंड ऑफ मिसाइल नहीं है, लेकिन चीन की सबसे व्यापक वायु रक्षा प्रणालियों की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक रेंज के साथ टाइप 25 SSM
निश्चित रूप से एक स्टैंड ऑफ मिसाइल है। जापान इसके भविष्य के संस्करणों की रेंज करीब 932 मील तक और बढ़ाने का इरादा रखता है। 620 मील की मौजूदा रेंज के साथ भी टाइप 25 चीन और उत्तर कोरिया के भीतर और आसपास खेल बदल देता है। टाइप 12 की सीमित रेंज के कारण ये मुख्य रूप से पॉइंट डिफेंस में ही उपयोग होता था। टाइप 25 की रेंज इस मिसाइल को लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक में सक्षम बनाती है, जिससे ये नौसैनिक बेड़ों और जमीनी लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इस अपग्रेड को जापानी संसद या डाइट ने दिसंबर 2020 में मंजूरी दी थी। बताया जाता है कि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन वित्तीय वर्ष 2023 में शुरू हुआ और तैनाती को तेज करके वित्तीय वर्ष 2025 पर ला दिया गया। जापानियों ने उस वचन को निभाया, भले ही उन्होंने साल के आखिरी दिन ही सही, लेकिन उसे पूरा किया। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस समय इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जैसे कि यह किस आकार का वारहेड ले जाता है, इसकी गति क्या है आदि। हम जो जानते हैं वो यह है कि टाइप 25 के एयरफ्रेम को फिर से डिज़ाइन किया गया है ताकि इसकी रडार सिग्नेचर कम हो सके, जो कि आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों के खिलाफ इसकी जीवित रहने की क्षमता के लिए ज़रूरी है। यह कॉम्पैक्ट टर्बोफैन इंजन से चलता है जो कम ऊंचाई पर उड़ान के लिए ऑप्टिमाइज है, जिससे लंबी दूरी की उड़ानों में पहचान कम होती है। टाइप 25 की गाइडेंस में इनर्शियल नेविगेशन, सैटेलाइट पोजीशनिंग, टेरेन रेफरेंसिंग और टर्मिनल रडार इमेजिंग शामिल है। इससे जापानी सटीकता से गतिशील समुद्री लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। मिसाइल नेटवर्क सक्षम डेटा लिंक से मिड कोर्स अपडेट ले सकती है, जिससे गश्ती विमान, तटीय रडार या अन्य निगरानी संसाधनों से रियल टाइम इनपुट मिल सकते हैं। यह आधुनिक भूमि आधारित मिसाइलों की गतिशीलता की आवश्यकता भी पूरी करती है। ये सिस्टम 8x8 पहियों वाले हाई मोबिलिटी ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पर लगा है। हर लॉन्चर 6 मिसाइल कैनिस्टर ले जाता है और तेजी से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागकर तुरंत स्थान बदल सकता है। यूक्रेन युद्ध ने दिखाया है कि सर्वव्यापी निगरानी और कामिकाजे ड्रोन के दौर में फायर कर तुरंत स्थान बदलना सबसे अहम है। जापान की पहाड़ी स्थिति का लाभ उठाकर लॉन्चर यूनिटें तटीय या द्वीप क्षेत्रों में फैलकर फायर कर सकती हैं और दुश्मन जवाबी हमले के लिए उन्हें निशाने पर ले सके उससे पहले जल्दी जगह बदल सकती है। यह सिस्टम पूरे जापानी सशस्त्र बलों में तैनात होगा, पर शुरुआती तैनाती के लिए रणनीतिक स्थान चुने गए हैं। कैसे? कुनामोटो प्रीफेक्चर के कैंप केंगुन में पहली ऑपरेशनल यूनिट्स तैनात की गई है, जिससे अब चीन और उत्तर कोरिया के कई लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। अब पूरा कोरियाई प्रायद्वीप जापान के दायरे में है, जिससे वह जमीनी या नौसैनिक लक्ष्यों पर हमला कर सकता है, जिसमें उत्तर कोरिया भी शामिल है। सम्मानित कॉमरेड किम जोंग उन, जैसा कि जनता उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता को पुकारती है, कभी भी जापान पर मिसाइल हमला कर सकते हैं। उनके पिता किम जोंग इल भी ऐसा कर सकते थे, जो किम जोंग उन से पहले 1994 से 2011 तक सर्वोच्च नेता रहे। उनके बेटे ने उनकी मृत्यु के बाद सत्ता संभाली। किम जोंग इल को जापान पर हमला करने की क्षमता अपने पिता और उत्तर कोरिया के संस्थापक और पहले नेता किम इल सोंग से मिली थी। 1990 के दशक में वरिष्ठ किम ने हवासोंग 7 नोडोंग बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण और सीरियल प्रोडक्शन शुरू किया, लेकिन 1994 में वह सेवा में आने से 1 साल पहले ही निधन हो गया। कुख्यात स्कड का एक संशोधित रूप लगभग 800 मील की मारक सीमा वाला नोडोंग ओसाका, टोक्यो और दक्षिणी व मध्य जापान के ज्यादातर हिस्सों तक भरोसेमंद ढंग से पहुंच सकता था। और तब से किम वंश की हर अगली पीढ़ी के साथ उत्तर कोरिया की क्षमताओं की पहुंच केवल बढ़ती ही गई है। नोदोंग के अलावा वर्तमान किम के पास हुआसोंग 10 भी है, जो एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज कम से कम 1500 मील है। यह उत्तर कोरियाई मुख्य भूमि से पूरे जापान को निशाना बना सकता है। उसके पास फुल रेंज ICBM भी है। हवासोंग 14 की रेंज कम से कम 4000 मील है, जबकि हवासोंग 15 कथित तौर पर महाद्वीपीय अमेरिका तक पहुंच सकता है। दोनों जापान पहुंच सकते हैं। और भी है, दशकों तक उत्तर कोरिया जापान पर सुरक्षित दूरी से और उससे भी आगे से हमला कर सकता था, जबकि जापान वैसा ही खतरा पैदा नहीं कर सकता था। यह सिर्फ पेट्रियट पैक 3 और एजिस SM-3 जैसी एयर डिफेंस प्रणालियों से ही अपनी रक्षा कर सकता था। अब टाइप 25
एसएसएम की बड़ी रेंज से मुकाबला बराबर हो गया है। तुम हमें मारोगे तो हम भी तुम्हें, या शायद पहले मार देंगे। अब ये विकल्प जापान के पास है, जो उसे चीन पर वैसी ही रणनीतिक बढ़त देते हैं। ठीक वही नहीं, पर काफी करीब है। फर्क बस चीन के बड़े आकार में है। टाइप 25 आराम से पूरे उत्तर कोरिया को कवर कर सकता है। दूसरी ओर चीन लगभग 6 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है और उसके और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर है। 620 मील की रेंज के साथ टाइप 25 एसएसएम चीन के कुल भूभाग के केवल एक छोटे से हिस्से को कवर कर सकता है। फिर भी जो हिस्सा यह कवर करता है वह शी के लिए काफी चिंता का विषय है। जापान के विस्तृत द्वीपों से मुख्य भूमि के कई अहम लक्ष्य इसकी रेंज में आते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख लक्ष्य चीन के सुदूर पूर्व में हैं। अब शंघाई, हांगझोउ और निंगबो जैसे प्रमुख शहर, बंदरगाह और औद्योगिक केंद्र इसकी रेंज में हैं। ये सिर्फ बड़े आबादी वाले केंद्र नहीं हैं, बल्कि यह चीन की कुछ सबसे अहम कंपनियां और उद्योग स्थित हैं, जो उसके वैश्विक व्यापार को बढ़ाते हैं। टाइप 25 अपनी रेंज में प्रमुख सैन्य ठिकानों को भी ले आता है। हांगझोउ का जियांग्कियो हवाई अड्डा एक अहम सैन्य एयरबेस है, जहां PLAAF की 83वीं ब्रिगेड तैनात है। चीन के JH-7A फाइटर बॉम्बर इसी बेस से उड़ते हैं। पास के निंगबो में एक और प्रमुख बेस है, जिसे निंगबो नेवल बेस कहा जाता है। यह PLA नेवी के ईस्ट सी फ्लीट का मुख्यालय और पूर्वी चीन सागर में नौसैनिक अभियानों का मुख्य कमांड सेंटर है। टाइप 25 की रेंज में पास का फुजोउ एयरबेस भी आता है, जो फुजोउ शहर के पास स्थित है। यह एयरबेस ताइवान के सामने बलों की तैनाती और चीन की वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों का मुख्य केंद्र है। कई अहम सुविधाएं हैं जिन्हें शी रेंज से बाहर रखना चाहेंगी। अब तक यही स्थिति रही है। उत्तर कोरिया की तरह चीन को स्टैंड ऑफ मिसाइलों से जापान को निशाना बनाने का लाभ मिला, जबकि इसका उल्टा सच नहीं था। DF-21D, जिसे कैरियर किलर भी कहते हैं, 2010 के दशक की शुरुआत में सेवा में आया था। यह तकनीकी रूप से एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जो जमीन पर स्थिर लक्ष्यों को भी मार सकती है। लगभग 1336 मील की रेंज के साथ यह जापानी क्षेत्र तक पहुंच सकती है, जिसमें ओकिनावा में स्थित अमेरिकी ठिकाने भी शामिल हैं। चीन की जमीन से लॉन्च होने वाली CJ-10 या DH-10 क्रूज मिसाइल 930 मील तक सटीक हमले करने में सक्षम है और उसकी DF-26 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2485 मील है, जो पूरे जापान और ENSA को कवर करने के लिए पर्याप्त है। उत्तर कोरिया की तरह टाइप 25 SSM की बड़ी रेंज उसे चीन के संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंचा देती है, जिससे जापान की शक्ति भी बराबर हो जाती है। एक तीसरा क्षेत्र भी है जहां नई मिसाइल स्थिति कुछ बदलती है, और वो रूस है। सप्पोरो से टाइप 25 मिसाइलें रूसी क्षेत्र के ऊपर से उड़कर चीन के हेइलोंगजियांग और जिलिन प्रांतों को निशाना बना सकती है। ये क्षेत्र चीन के प्रमुख अनाज उत्पादक क्षेत्रों में से एक माना जाता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण परिवहन गलियारा भी है। सुई फेनहे रेल हब और लियाओजी कॉरिडोर चीन के उत्तरी बंदरगाहों तक भूमि परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वर्षों में सीमा क्षेत्र व्यापार के फलने से जीवंत केंद्र बन गए हैं, क्योंकि रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते अपना अधिकांश व्यापार चीन की ओर मोड़ा है। रूस के सुदूर पूर्वी बंदरगाहों से जुड़ाव और लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए महंगी योजनाएं तेजी से चल रही हैं। अगर कभी इन दोनों देशों के बीच वास्तविक संघर्ष हुआ, तो चीन रूस के बढ़ते गठबंधन में ये महत्वपूर्ण केंद्र अब जापान के निशाने पर है। असल में उन प्रमुख रूसी सुदूर पूर्वी बंदरगाहों में से कई अब टाइप 25 की रेंज में भी आ गए हैं। सही कहें तो जापान को रूस को विस्फोटक हथियारों से निशाना बनाने के लिए स्टैंड ऑफ हथियारों की जरूरत नहीं है। इन दोनों देशों के बीच केवल 26 से 27 मील की दूरी है, जो ला पेरू जलडमरू मध्य के पार है, और यह जलडमरू मध्य जापान के होक्काइडो को रूस के सखालिन से अलग करता है। अब यूक्रेन के पास दूर तक हमला करने वाले साधारण FPV ड्रोन हैं। टाइप 25 की बड़ी रेंज से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए कई नए अहम बंदरगाह और सैन्य ठिकाने खतरे में आ जाते हैं। रूसी प्रशांत बेड़ा व्लादिवोस्तोक में है, जो अब जापान की पहुंच में आ गया है। खाबारोव्स्क एक प्रमुख प्रशासनिक और सैन्य केंद्र है और रूस के पूर्वी सैन्य जिले का मुख्यालय है। जापान का रूस के साथ संबंध शायद ही कभी आसान रहा हो,
और हाल ही में जापान की यूक्रेन समर्थक स्थिति के कारण तनाव और बढ़ गया है। रूस के पास कुछ समय से जापान के मुकाबले वही स्टैंड ऑफ मिसाइल बढ़त थी जैसी चीन और उत्तर कोरिया के पास है। अब वह बढ़त खत्म हो गई है। जापान अपनी टाइप 25 मिसाइलों से रूस के अधिकांश हिस्सों पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन जिन क्षेत्रों को वो निशाना बना सकता है वे रूस की सुदूर पूर्वी रक्षा व्यवस्था को कमजोर कर सकते हैं और चीन के साथ उसकी आर्थिक एकीकरण की योजनाओं को विफल कर सकते हैं। ये व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ी रणनीतिक हार होंगी। दुनिया के सभी प्रमुख क्षेत्रों से ताज़ा सैन्य समाचार और गहन विश्लेषण की तलाश है तो यही सब हम यहाँ द मिलिट्री शो पर पेश करते हैं। सभी सबसे महत्वपूर्ण खबरों और घटनाक्रमों की पूरी जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप सोच रहे होंगे कि जापान जैसी तकनीकी रूप से बेहद दक्ष राष्ट्र ने अब तक आक्रामक स्टैंड ऑफ क्षमताएं क्यों नहीं विकसित की। ये एक नीतिगत विकल्प था। द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद जापान ने केवल रक्षा आधारित सैन्य नीति अपनाई। ये सिर्फ अपने बचाव के लिए हथियार बनाता और खरीदता था, आक्रामक हथियार नहीं। यह नीति जापान अमेरिका के सैन्य गठबंधन से संभव हुई थी। 1960 की पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा संधि के अनुसार जापान पर हमले की स्थिति में अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। इसका नतीजा यह है कि जापान के सभी आक्रामक हथियार अमेरिका की सेनाओं के पास हैं, जो देश के 15 बड़े ठिकानों पर तैनात हैं। स्टैंड ऑफ क्षमताओं में अमेरिका ओकिनावा में कडाना एयर बेस जैसे ठिकानों पर तैनात F-15E स्ट्राइक ईगल्स और F-35A लाइटनिंग 2 से चीन, उत्तर कोरिया या रूस पर हमला कर सकता है, जैसा कि वे ईरान में कर रहे हैं। ये विमान AGM-158, JASEM और AGM-88 GAARG-MER जैसे लंबी दूरी के स्टैंड ऑफ मिसाइल दाग सकते हैं। लेकिन जापान के नजरिए से चाहे वह सुरक्षा व्यवस्था कितनी भी व्यापक क्यों न हो, अब वह पर्याप्त नहीं रह गई है। क्षेत्र में सुरक्षा समीकरण तेजी से बदल रहा है। चीन और उत्तर कोरिया द्वारा आक्रामक हथियारों के विकास की रफ्तार उन्मत्त है और इसके साथ जापान के लिए जोखिम कई गुना बढ़ रहे हैं। इन घटनाओं से चिंतित होकर जापान ने 2022 में काफी संशोधित और कहीं अधिक आक्रामक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति यानी NSS पेश की। नई NSS ने स्पष्ट रूप से चीन को अपना मुख्य खतरा बताया, जबकि रूस को एक बड़ा खतरा के रूप में परिभाषित किया गया। ये 2027 तक रक्षा खर्च को GDP के 2% तक बढ़ाने का आदेश देता है, जो पहले के 1% की तुलना में 2 गुना है। सबसे अहम बात, जापान ने पहली बार औपचारिक रूप से प्रति आक्रमण क्षमताएं हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई और आक्रामक हथियारों का रास्ता खोला। अब वह टाइप 25 जैसी स्टैंड ऑफ मिसाइलों से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकता है यदि हमला आसन्न हो। जैसा कि आप 2 नई टाइप 25 मिसाइलों की शुरुआत से देख सकते हैं, जापान इस आदेश को तुरंत लागू कर रहा है। हाल ही में पेश की गई टाइप 25 नामक दूसरी मिसाइल भी स्टैंड ऑफ श्रेणी की है, लेकिन इसका मिशन प्रोफाइल अलग है। टाइप 25 हाइपर वेलोसिटी ग्लाइडिंग प्रोजेक्टाइल या HVGP जापान का पहला ऑपरेशनल हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार है। अभी तैनात किया गया वर्षन ब्लॉक 1, इसकी अनुमानित रेंज 185 से 310 मील है, लेकिन यही बात इसे खास नहीं बनाती। मिसाइल को सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर से लॉन्च किया जाता है, जो ऊंचाई पर अलग हो जाता है। ये ग्लाइड व्हीकल 3700 मील प्रति घंटे से तेज, मैक 5 से अधिक हाइपरसोनिक रफ्तार से नीचे उतर सकता है और इंटरसेप्शन से बचने के लिए अनियमित रास्तों पर चल सकता है। HVGP एक कोनाकार बूस्ट ग्लाइड वारहेड लाता है, जिसमें पार्श्व और ऊर्ध्वाधर समायोजन के लिए छोटे कंट्रोल फिन्स हैं और अपने नामधारी की तरह ये मार्गदर्शन के लिए सैटेलाइट नेविगेशन, इनर्शियल सिस्टम्स और टर्मिनल रडार इंफ्रारेड इमेजिंग का उपयोग करता है। कम रेंज के कारण HVGP जापान को लंबी दूरी की SSM जैसा निवारक प्रभाव नहीं देता। ये मुख्य रूप से दूरस्थ द्वीपों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, न कि जवाबी हमले के अभियानों के लिए। इसकी कम रेंज इसकी गोपनीयता और बहुमुखीपन से पूरी होती है, जो इसे कम दूरी के जवाबी हमले के लिए आदर्श बनाती है। HVGP की गतिशीलता के कारण इसे ट्रैक और गिराना बहुत कठिन है। यह दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए बेहतरीन है। कमांड नोड्स, उभयचर हमला समूहों और कैरियर डेक जैसे उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को आर्मर, पियर्सिंग
या विस्फोटक रूप से बने प्रोजेक्टाइल वारहेड्स का उपयोग करके निशाना बनाता है। कड़े संघर्ष वाले द्वीप समूहों में HVGP अपने दम पर ही निवारक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। दुश्मन के जहाज और मिसाइल साइट्स को उनकी मारक सीमा से बाहर रहना होगा, क्योंकि गुप्त और लगभग असंभव से रोके जा सकने वाले मिसाइल हमलों का डर रहेगा। पर्याप्त तैनाती के साथ टाइप 25 SSM और HVGP का संयोजन जापान की रक्षा सीमा बढ़ा सकता है और पूर्वी चीन सागर व ताइवान के पास सुरक्षा दे सकता है। वर्तमान ब्लॉक एक मुख्य रूप से प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए है। 2030 के दशक में आने वाले ब्लॉक 2 वेरिएंट की रेंज 1300 से 1800 मील होगी। इससे वे मौजूदा टाइप 25 SSM की तुलना में रेंज और गतिशीलता दोनों के लिहाज से कहीं ज्यादा जवाबी हमला करने की क्षमता वाले हथियार बन जाएंगे। जापान की योजना 2027 वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त जहाज प्रक्षेपित और हवाई प्रक्षेपित संस्करण विकसित करने की भी है, ताकि एक स्तरीकृत वितरित प्रहार ढांचा बनाया जा सके। ये आर्किटेक्चर घरेलू प्रणालियों जैसे 2 नए टाइप 25 को जापान के सहयोगियों, मुख्यतः अमेरिका की स्थापित प्रणालियों से जोड़ता है। जापान सभी 8 एजिस विध्वंसकों पर अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें लगाने की योजना बना रहा है। मार्च 2026 में कॉन्गो क्लास विध्वंसक JS चोकाई को टॉमहॉक लॉन्च के लिए सफलतापूर्वक अपग्रेड किया गया। पहली बार किसी जापानी युद्धपोत में 1000 मील से दूर लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता है। खबरों के अनुसार JS चोकाई ने सैन डिएगो नौसैनिक अड्डे पर समय से पहले ही क्रू प्रशिक्षण और संशोधन पूरे कर लिए। अगस्त 2026 में लाइव फायर परीक्षण होंगे, फिर वह सासेबो नेवल एयरबेस लौटेगा। बस एक समस्या है, जापान को टॉमहॉक मिसाइलों की डिलीवरी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। जापान ने 2024 में $1.7 अरब में 400 टॉमहॉक मिसाइलें ऑर्डर की, जिनमें 200 ब्लॉक 4 और 200 ब्लॉक 5 वेरिएंट है। डिलीवरी 2027 तक पूरी करने की योजना बनाई गई थी। अमेरिका ने ईरान पर टॉमहॉक मिसाइलों का इतना इस्तेमाल किया कि कमजोर सप्लाई चेन और बाधित हो गई। अमेरिका मिसाइलें इतनी तेज इस्तेमाल कर रहा है कि उनकी पूर्ति संभव नहीं। युद्ध से पहले उसके पास ब्लॉक 4 और 5 वेरिएंट्स की करीब 3000-4500 मिसाइलें थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने ईरान के खिलाफ 72 घंटों में 400 और पहले महीने में 850 मिसाइलें दागी। इस बीच वार्षिक उत्पादन सिर्फ 60 से 90 के बीच ही रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग और रेथियोन ने फरवरी 2026 में टॉमहॉक उत्पादन सालाना 1000 करने के लिए नए समझौते किए हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा और अमेरिकी सशस्त्र बलों की प्राथमिकता रहेगी। जापान के लिए यह स्थिति अपने हथियार विकसित करने की अहमियत को और स्पष्ट करती है। हम पहले ही देख चुके हैं कि यूक्रेन को अपने पैट्रियट सिस्टम्स के लिए लगातार कम होती PAC-3 मिसाइलें हासिल करने में कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी है। ईरान के खिलाफ युद्ध अमेरिका के हथियार भंडार पर लगातार दबाव डाल रहा है, जो उसके सहयोगियों की रक्षा के लिए जरूरी है। आप देख सकते हैं कि क्यों विश्व के सैन्य और राजनीतिक नेता यूरोपीय संघ से जापान तक हथियारों की वही आत्मनिर्भरता चाहते हैं जो यूक्रेन ने मजबूरी में विकसित की है। जापान की टाइप 25 मिसाइलों ने शी, किम और पुतिन जैसे नेताओं को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इन मिसाइलों ने जापान के लिए मुकाबले का मैदान काफी हद तक बराबर कर दिया है, लेकिन लंबी अवधि में शायद इन्हीं दोनों प्रणालियों का स्थानीय स्तर पर उत्पादन जापान को सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ देगा। एक और देश जो घनिष्ठ गठबंधनों के ढांचे के भीतर सैन्य आत्मनिर्भरता को सक्रिय रूप से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वह है यूनाइटेड किंगडम। इस वीडियो को देखें, जिसमें बताया गया है कि यूनाइटेड किंगडम किस तरह से सैन्य क्षेत्र में जबरदस्त वापसी कर रहा है। और हमेशा की तरह देखने के लिए आपका धन्यवाद।